गुड मॉर्निंग। आज वैसे लिखित परीक्षा होने वाली थी, पर शारीरिक परीक्षा है। परीक्षा किसकी है? शारीरिक, गर्मी को सहने की, है ना? क्या चीज? एग्जाम अब बोल रहे हैं शनिवार को होगा, बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, 24 सर बोल रहे हैं शनिवार को होगा, बोल रहे हैं। कल का क्लास कैंसिल हो गया था ना, इसलिए शनिवार को होगा, बोल रहे हैं। नहीं रहेगा, आज बस लास्ट है। यही तो मैं भी बोला, गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे? तो बोले मैं भी यही बोला था, थोड़ी बहुत जानकारी मैं दूंगा, बाकी जानकारी आप लोग देंगे, ठीक है? फिर हो जाएगा उसे। हाँ, चलिए। एक छोटी सी कविता के साथ जो है शुरुआत करेंगे। कविता मेरी ही है। आमा के छैहा सरग हे भुइया, आवत हो किन सुरताल बजी। आमा के छैहा सरग हे भुइया, आवत हो किन सुरताल बजी। चट चट जरथे भुमरा जस आगी, छूटथे धोती और छूटथे पागी। ऐसन गर्मी माँ बैठ के पढ़ैया, आमा के छैहा, आमा के छैहा सरग हे भुइया, आवत हो किन सुरताल बजी। बस एक पंक्ति, फिर मिलेंगे इससे अगली पंक्ति सुनेगा। तो इससे हम लोग शुरुआत करते हैं, और गर्मी तो लगती रहेगी, हमको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। और एक बहुत अच्छे जो है कवि हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, वो कविता भी मुझको याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, फिर याद आएगी तो सुनाऊंगा आपको, है ना? एक मुस्लिम कवि है, भारत के ही, और उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो एक कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता। और उसके साथ वो जगह जगह जाते हैं और उस कविता को सुना के लोगों को जगाने का काम करते हैं। पंक्ति याद आएगी तो मैं आपको फिर से सुनाऊंगा। चलिए, 2-4 प्रश्न और जो उस दिन बच गया था मैं आपसे करता हूँ, उसके बाद जो है इसको खत्म करेंगे और आप लोग जो है फीडबैक देंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी गण। विद्यार्थीगण, इसके बाद अगला भी लिख लीजिए, ब्रह्मा। ब्रह्मा, मैं कुछ भी बोलूं आपको सही लिखना है। और चिन्ह, चिन्ह। हालांकि ब्रह्मा और चिन्ह पर पिछले बार जितने लोग उपस्थित थे, है ना, इसके ऊपर और चर्चा हुई थी पिछले साल के ट्रेनिंग में। आज तारीख है 15। ऐसा लिखे ब्रह्मा, सब लोग ऐसे लिखे हैं, किसी का अलग है? नहीं है, आपका अलग है? ऐसे लिखिए क्या आप? ऐसे लिखी हैं? ऐसे ही है? और बाकी लोग
ऊपर वाला लिखे हैं, ऊपर वाला गलत है और सही है नीचे वाला। क्यों है उसको देखेंगे। अब चिन्ह देख लेते हैं। ऐसे लिखिए सब लोग। कोई दूसरा लिखा है इसके अलावा? ये लिखे, आप लिखे हैं? ऐसा लिखे हैं तो ये राइट है और ये गलत है। एक प्रश्न और था। ऐसा लिखे हैं सब लोग? कोई अलग लिखा क्या? सब ऐसे लिखे हैं? गलत है। आप दूसरा लिखे हैं? कैसे लिखे हैं? ऐसे लिखे हैं? कितने लोग लिखे हैं ऐसे? गलत है। इसको लिखना था ऐसे। या ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसा भी लिख सकते थे। ये दोनों राइट है। अब ठीक है, अब कारण देख लेते हैं। ये जो है वास्तव में जितने भी शब्द हैं वो हिंदी के जितने भी शब्द हैं उसका मूल, उसकी मूल उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है संस्कृत से, और संस्कृत के किसी धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए जो है हम उसकी उत्पत्ति में जाते हैं तब जो है हमको सही शब्द जो है वो मिलता है। और ये वास्तव में हम लोग बोलते भी चिन्ह हैं, है ना, पढ़ते भी चिन्ह हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ लिखा भी रहता है, लेकिन वास्तव में ये बना है ह से, और इसी से छत्तीसगढ़ी में शब्द बना है चिन्हना। चिन्हना मतलब पहचान करना। जब चिन्हना लिखते हैं तब भी कई बार हम क्या करते हैं, ना पहले लिख देते हैं। तो पहचान करने से ये शब्द बना है, और इसलिए जो है ह जो है वो हमेशा आगे होना चाहिए। अंतर क्या है दोनों में? यहाँ पर न आधा है और यहाँ पर ह आधा है। तो जब हम शुद्ध रूप में लिखते हैं तो ह आधा लिखेंगे, न को पूरा लिखेंगे। वैसे ही ब्रह्मा जो है वास्तव में ये सही उच्चारण नहीं है। सही उच्चारण है ब्रह्म। उच्चारण है ब्रह्म, और ब्रह्म से बना है ब्रह्मा। तो यहां पर भी जो है आधा म जो है वो गलत है। आधा क्या होगा? ह, और म क्या होगा? पूरा होगा। लेकिन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ह आधा है ना, तो मूल उच्चारण क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा ऐसा बोलते हैं। असल में इसको ऐसा बोलने के पीछे एक बड़ा कारण है। जब उच्चारण में दोष इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में नहीं रहते, यदि हम उत्तर प्रदेश में रहते तो हमारा उच्चारण सही होता। कारण क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो हिंदी साहित्य पढ़े हैं बताएंगे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई मूल रूप से? देवनागरी। वो तो लिपि है, मतलब लिपि, मतलब लिपि माने हाँ, लिखने की शैली, उसको कहते हैं लिपि। लेकिन मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मूल उत्पत्ति हुई है दिल्ली के आसपास। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, उसी खड़ी बोली को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। मूल रूप से हिंदी क्या है? खड़ी बोली है। लेकिन हिंदी में जब हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं कि सबसे सरल भाषा क्या है? हिंदी। और खास करके जो साइंस पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो लोग कहते हैं हिंदी को तो ऐसे ही पढ़ लो। और सही मायने में देखा जाए तो हिंदी का जो व्याकरण है वो संस्कृत के व्याकरण से भी कठिन है। इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम संस्कृत बोलते हैं तो केवल संस्कृत बोलते हैं, जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो केवल अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं
तो उसमें 5 मुख्य भाषा और 18 बोली को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? हिंदी। 5 मुख्य भाषा, इसमें अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, पूर्व, इसमें ऐसा करके ये मुख्य भाषा है। और इसमें 18 जो अलग अलग बोलियां हैं, इसको पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बहुत विस्तार है, इसको पढ़ेंगे तो मूल रूप से हमको समझना है कि 5 भाषा और 18 बोली को जब मिला करके जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने में या लिखने में, तब वो कहलाती है हिंदी। और हिंदी की सबसे अजीब बात यह है कि हिंदी शब्द ही दूसरे भाषा से ली गई है। हिंदी भाषा जो हिंदी शब्द है वो संस्कृत से नहीं ली गई है, जबकि हिंदी के अधिकांश शब्द कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से। हिंदी के अधिकांश शब्द कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से। लेकिन हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। आश्चर्यजनक बात कि हम हिंदी हिंदी बोलते हैं, हमको हिंदी बोलना चाहिए। हिंदी शब्द ही कहां से आया है? फारसी भाषा से। तो इसलिए जो है इसमें व्याकरण जो है बहुत कठिन हो जाता है। और हिंदी इसलिए सरल है क्योंकि हम बोलते हैं तो बोलने के लिए बहुत सरल है, पर जब हम उसको लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, तब बहुत कठिन है। तो तब हमको व्याकरण का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जल, आप लोग जल पीते हैं कि नहीं पीते? पीते हैं। कि पानी पीते हैं? जल पीते हैं। क्या करते हैं? नहीं, सोच के बताइए, जल पीते हैं कि पानी पीते हैं? मेरा वाक्य ध्यान दीजिएगा। मैं जल पीता हूं और मैं पानी पीता हूं। मैं क्या करता हूं? पानी को पिया जाता है, जल को चढ़ाया जाता है एक ही चीज है। क्या वो पानी ही है? लेकिन जब चढ़ा रहे हैं तब वो जल बन गया है, और पी रहे तो पानी बन गया। और दोनों हिंदी शब्द है। हिंदी के साथ यही गड़बड़ है। बिजली अभी चली गई है कि बिजली अभी चला गया है? बिजली अभी चली गई है। और लाइट चला गया है कि लाइट चली गई है? लाइट चला गया है, वही चीज है ना। एक बार वो स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं उसी को, एक बार हिंदी में ही बोल रहे हैं, पर एक बार वो स्त्रीलिंग हो रहा है और एक बार पुल्लिंग हो रहा है। गाड़ी आ रही है कि गाड़ी जा रही? गाड़ी आ रही है कि गाड़ी आ रहा है? आ रही है। और बस आ रहा है कि बस आ रही है? बस आ रहा है वही चीज। एक ही चीज को कभी हम स्त्रीलिंग बना देते हैं और कभी हम पुल्लिंग बना देते हैं। इसलिए हिंदी का जो व्याकरण है वो क्या है? कठिन है। अब आते हैं किसमें? विद्यार्थी गण में। ये गड़बड़ क्यों है? बहुत सरल इसका नियम है। एक बहुत सरल नियम इसका ये है कि हिंदी में जो भी शब्द होते हैं और उसको जब एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है, तब क्या हो जाता है? वो छोटी की मात्रा में बदल जाता है। इसलिए विद्यार्थी में तो बड़ी ही है, लेकिन विद्यार्थी गण में छोटी ही है। अब बताना है। क्या लिखा है? बहु। सब लोग जानते हैं बहु को। अब बहुत सारी बहुएं हो गए तो क्या लिखेंगे? बहुएं। राइट है? क्यों गलत है? क्या होगा इसमें? बड़ा ऊ का मात्रा आएगा। तो हमको नियम ये भी याद रखना है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है और बड़ा ऊ का छोटा ऊ भी हो जाता है। तो ये परिवर्तन को जानना हमको बहुत जरूरी है, चाहे हम किसी भी भाषा को पढ़ाएं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएं। जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ ब्लैक बोर्ड में लिखते भी हैं, तो लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको शब्दों को इस प्रकार से बदलना है और कैसे हमको सही शब्द को लिखना है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप हिंदी नहीं पढ़ा रहे, दूसरी भाषा भी पढ़ा रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। एक दो और छोटा छोटा प्रश्न, उसके बाद आप बताएंगे, क्योंकि मैं जितना लिख के लाया हूं उतना पढ़ा नहीं पाया हूं।
एक दो इसी में और उदाहरण लिख करके रखा था, जैसे नदी, नदी में कौन सी मात्रा आती है? बड़ी, है ना। और जब उसको बहुवचन बनाएंगे तो छोटी। नदियां। आंसू छोटा हुआ आएगा, लेकिन आंसू को बहुवचन बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। मंत्री बड़ी, है ना। और जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो छोटी। ई जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको छोटी बड़ी ऐसा कहते हैं, है ना। यहां पर भी हमको ध्यान रखना है। अ में छोटा अ बड़ा अ नहीं होता है, अ के बाद आ ही होता है, उसको छोटा बड़ा हम नहीं कह सकते। उ और ई बस है जो छोटा और बड़ा जिसको हम कहते हैं। चलिए सब खत्म करते हैं। अब आपको बताना है कि अभी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप किसको पढ़ाएंगे? स्वयं को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि दोनों को पढ़ाएंगे? सब ध्यान दीजिएगा। खुद को पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर, ये सही उत्तर है। पहले क्या करेंगे? खुद को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने में अंतर है। जैसे मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय भी मेरे दिमाग में क्लास था कि इस क्लास में मुझे पढ़ाना है। तो जब हम तैयारी भी कर रहे हैं तो ऐसे ही तैयारी करना है कि हम क्या कर रहे हैं? क्लास में पढ़ा रहे हैं। जब हम ऐसा पढ़ाते हुए तैयारी करेंगे तो फायदा क्या होगा कि हम जिस विषय को पढ़ेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन भी उधर से आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकें। ऐसा हम क्या करेंगे? स्वयं को पढ़ाएंगे। तब जो है क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहले किसको पढ़ाएंगे? स्वयं को। फिर किसको पढ़ाएंगे? बच्चों को। कहाँ से स्विच कहाँ से है? चलो कुछ सुकून मिला। दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से कैसे सीख सकता है? एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से कैसे सीख सकता है? उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करके सीख सकते हैं? अनुकरण, है ना। लेकिन होता क्या है, जब हम किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं और 2-3 साल तक लगातार पढ़ा लेते हैं, तब हमको ये लगने लग जाता है कि हमारे जैसा कोई शिक्षक नहीं है ना। तब हम क्या करते हैं? हम दूसरे का अनुकरण न करके आलोचना करना चालू कर देते हैं। यही पर दिक्कत उत्पन्न होती है। हमें क्या करना है? हमें सीखना है और तब तक सीखना है जब तक हमको पढ़ाना है। कल एक प्रश्न आया था कि हमारे बच्चे जो है तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और कई बार हम उसका जवाब नहीं दे पाते। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो बच्चे को जिस विषय में रुचि है उस विषय में हमको रुचि नहीं है, और दूसरा ये है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं रहे, तब भी हम बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो शिक्षक ही एक ऐसा मात्र है, प्राणी है, जिसको आजीवन सीखना है, सिखाना नहीं। क्या करना है? सीखना है। जब हम सीखेंगे तो अपने आप हमसे वो बाहर निकलेगा। जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा पढ़ाना संभव हो सकेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? दूसरे शिक्षकों से हमें सीखना है, न कि आलोचना करना है, बल्कि हमको अनुकरण करना है। अब अनुकरण कब करेंगे? क्योंकि ये वाली मैम चली गई 9वीं में पढ़ाने, ये वाली चली गई 10वीं में पढ़ाने, तो सब तो अपने अपने क्लास को पढ़ा रहे हैं। अनुकरण कब करेंगे? कैसे जानेंगे कि ये मैम क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है? ये कैसे पता चलेगा?
इसके लिए एक तरीका है जो मैं अपने यहाँ करता हूँ। हर साल जो है हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। आप लोग को पता होगा, जो पढ़ाए होंगे कभी, पूरे 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों का प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है हर सब्जेक्ट में। तो जब आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो मैंने देखा प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा होता है, कई प्राइवेट स्कूल में, कि एक प्रोजेक्ट फाइल आता है और फाइल के ऊपर जो है, जब फाइल को देखते हैं, देखिए आप लोग प्रोजेक्ट फाइल, सर रहते तो मंगवाता मैं। प्रोजेक्ट फाइल जब हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट फाइल में 8-10 क्वेश्चन दिया रहता है और उसी फाइल में उसका उत्तर भी दिया रहता है। जब हम प्रैक्टिकल कॉपी देखते हैं तो प्रैक्टिकल कॉपी में भी क्या रहता है, पहले क्वेश्चन और आंसर रहता है। मैंने देखा बहुत से प्राइवेट स्कूल में अपना टेंशन हटाने के लिए क्या करते हैं, टीचर बोलते हैं बेटा इधर जो लिखा है ना उसको इधर लिखना है, कुछ नहीं करना। तो क्या करते हैं, उसी को देख देख के बच्चे नकल करते हैं और पूरी कॉपी भर जाती है। आखिरी दिन उसको जमा ले लेते हैं और नंबर तो अपने हिसाब से देना है। नंबर को तो लिखने से कोई मतलब नहीं क्या लिखा है, तो नंबर तो अपने हिसाब से देना है, ऐसा रहता है। इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन से सीखना है। मैं हर साल क्या करता हूँ, जो 9वीं कक्षा में बच्चे आते हैं उनसे 2 काम करवाता हूँ अपने स्कूल में। पहला तो ये कि प्रोजेक्ट फाइल में जितना भी मैं बनवाता हूँ, परियोजना क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 बनवाना रहता है 5, तो पहले ही परियोजना से मैं उनका जो है एक तरह से आकलन करता हूँ। पहला क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम कितने भाई बहन हो, सामान्य परिचय किसका, बच्चे का। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में तुम्हारी रुचि किस किस क्षेत्र में है, फिर रुचि है तो किस लिए रुचि है ना। और मैं देखता हूँ गांव में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जितनी लड़कियां पढ़ती हैं उनमें से 70% लड़कियों को टेलर बनना है। क्या बनना है, टेलर, उनको कपड़ा सिलने का काम करना। तो हम उसकी रुचि जानते हैं, फिर पूछते हैं क्यों रुचि, मतलब आपको रुचि है, तो वो कारण भी बताते हैं कि इसलिए रुचि है। और कई बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको लिखना ही नहीं आता, तो उनको मैं कहता हूँ खुद मत लिखना, अपने बड़े भाई बहन से लिखवा लेना। प्रोजेक्ट फाइल जरूरी नहीं कि तुम ही लिखो, हमको एक अच्छा प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, तो इसके लिए हो सकता है तुम किसी दूसरे से भी लिखवा लो। तो वो उसकी रुचि पूछते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत मैं पूछता हूँ उनको कि आपको प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल, अब तक जो स्कूल देखे हो, इन स्कूलों में कौन सा स्कूल सबसे बेहतर लगा। तो बताते हैं बच्चे कि ये स्कूल बहुत बेहतर लगा। तो फिर क्यों बेहतर लगा ये भी पूछता हूँ। फिर उसी में क्वेश्चन आता है कि अब तक आपको कम से कम 20 से 30 को शिक्षकों ने पढ़ाया है, उनमें से सबसे अच्छे शिक्षक आपको कौन लगे। तो वो बकायदा नाम लिखते हैं, उनको बताता भी हूँ मेरा नाम नहीं लिखना है, मेरे अलावा जो और शिक्षक हैं उनका नाम लिखना है। फिर 5 उनका गुण बताइए, जो शिक्षक आपको अच्छे लगते हैं उसके कारण क्या है। ऐसा करके मैं 10-20 क्वेश्चन तैयार करता हूँ और इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे उस टीचर के बारे में बताते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं और कारण भी बताते हैं। और मैंने पहले ही कह दिया है कि लिखना जरूरी नहीं कि खुद ही लिखो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, किसी से भी लिखवा लो। और जब वो एक परियोजना बना के आते हैं तो दूसरा परियोजना मैं देता हूँ कि आखिर ये कॉपी किससे लिखवाए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अच्छे राइटिंग में लिखवाएं। तो जो अच्छे राइटिंग में, तो मेरी भाभी लिखी है, तो मेरी चाची लिखी है, ऐसा बताते हैं कि मेरे भैया लिखे हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो बताते हैं इस क्लास में। अब सारा क्वेश्चन मैं उन्हीं का दे देता हूँ, किसका, जो लिखने वाला है। तो एक और प्रयोजना बन जाता है और एक पूरी नई कहानी फिर से मिल जाती है। तो वो फिर से एक टीचर का नाम, एक स्कूल का नाम मेरे पास आ जाता है। ऐसा करते करते मैं 5वें प्रयोजन में जब जाता हूँ तब कहता हूँ कि आपको अपने घर से कबाड़ से जुगाड़ में कुछ सामान बनाना है। और उसके बाद वो बच्चे जो है सामान बनाते हैं। मैं कहता हूँ सामान में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, यदि करते भी तो बहुत कम पैसा खर्च करना। तो वो लोग सामान ढूंढते हैं, दिमाग लगाते हैं, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि खुद नहीं बना सकते हो तो दूसरे से बनवा लो, ये भी ऑप्शन है, जरूरी नहीं खुद ही बनाना है। तो फिर वो सामान भी लेके आते हैं। अब जो लास्ट मेरा प्रयोजना होता है उसमें मैं उस के बारे में लिखवाता हूँ कि आपने क्या सामान बनाया,
इस सामान में कौन कौन सी सामग्री लगी, इसको बनाने में आपको किसने किसने मदद किया और किस प्रकार से मदद की। तो ऐसा करके एक प्रयोजना भी बनता है और एक सामान भी बनता है। कभी आप मेरे स्कूल में आना, मैं आपको चप्पल दिखाऊंगा। चप्पल बनाए हैं बच्चे गत्ता से, पुट्ठे से, और असली चप्पल जो है धोखा खा जाएगा, इतना सुंदर चप्पल बनाए हैं पेंट वेंट करके। कागज से, केवल कागज से वो मोड़ मोड़ के साइकिल बनाए हैं, ऐसी साइकिल जो चलती। कागज से वो लोग झूला बनाए हैं, जो झूला पूरा घूमता है। तो बहुत सारे चीज़ बच्चे जो है क्रिएटिव रहते हैं और ऐसा काम करने में उनको बहुत मज़ा भी आता है। और मैंने अपना पूरा कमरा सजवा लिया है उसी बना बना। तो हर साल जितने बच्चे आते हैं सारे बच्चे बनाते हैं और बहुत रुचि के साथ बनाते हैं। तो ऐसा हम कुछ अलग करके जो है बच्चे को अपने साथ जोड़ भी सकते हैं और एक अच्छे टीचर के रूप में वहाँ स्थापित भी हो सकते हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि पढ़ा सभी रहे हैं, पर आपके पढ़ाने में और बाकी लोगों के पढ़ाने में क्या अंतर है, वही बच्चे को आकर्षित करता। तो जब आप 5, 10, 15, 20 टीचर से आप मिलते चले जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस टीचर का गुण क्या है, वो कैसे पढ़ाता है, फिर वो उस टीचर का गुण क्या है। और कभी कभी आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो दूसरे टीचर हैं उनकी क्लास में भी बैठ जाइए। जब उनकी क्लास में बैठेंगे तो क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि वो कैसे पढ़ाते हैं। और जो जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको आप अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए, तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अभी बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर महोदय ने प्रत्येक विषय से 10-10 शिक्षक चयन किया है पूरे जिले से, और सौभाग्य से हिंदी विषय में मेरा भी नाम गया है इन 10 विषयों, जिनको बाकी जितने भी टीचर हैं हिंदी के या अपने सब्जेक्ट से संबंधित, उनको बताना है कि आपको पढ़ाई में क्या बदलाव करना है जिससे आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। तो ऐसे शिक्षकों को लिया गया है जिनका 5 साल का रिजल्ट हर साल 100% रहा है, 10वीं और 12वीं का। ऐसे टीचरों को लेकर 10-10 टीचरों का जो है टीम बनाई गई है, तो उसके माध्यम से काम चल रहा है। तो 2 चीज़ है, एक अच्छा शिक्षक बनना स्वयं के लिए, एक दूसरा अच्छा शिक्षक बनना बच्चों के लिए और पालक के लिए। दोनों में अंतर है। मैंने देखा है कि बच्चे उस शिक्षक को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कम डांटते हैं, जो कम मारते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। तो किस प्रकार के शिक्षक हुए? बच्चे और पालक को पसंद आने वाले शिक्षक। लेकिन वो शिक्षक भी होते हैं जो डांटते भी हैं, समय आने पर मारते भी हैं, और उस समय बच्चे के लिए बहुत बेकार टीचर होते हैं। पर जब वो अपने जीवन में जाते हैं, उतरते हैं, तब उनको लगता है कि वास्तव में वही टीचर मुझको सही मिला था जो मुझे डांटता भी था और मारता भी। तो इसलिए कभी भी बच्चे के साथ हमेशा जो है अच्छा व्यवहार करना है, उनको खुश रखना है, ऐसा ना सोचें। ज़रूरत पड़ने पर उनको डांटना और मारना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उस दायरे में रहते हुए उसको डांटना भी ज़रूरी है और उसको मारना भी है। और मेरा निजी अनुभव है, आज तक मैंने जिन बच्चों को मारा है उन बच्चों के साथ बहुत सारी समस्या आई है मारने के बाद। कई बार तो उनके पालक जो है थाना जाने की धमकी भी दिए हैं आँख मुझको कि हमारे बच्चे को मारे, हम थाना जा रहे हैं, है ना। लेकिन अंत रिजल्ट ये आया है कि वो बच्चे पढ़ने में भले बेकार रहे हों, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सम्मान वही बच्चे देते हैं जो मुझसे मार खाएं। तो इसका मतलब सब बच्चे को मारना भी जरूरी नहीं है ना। अब सब बच्चे को मार देते हैं, सब बच्चे सम्मान करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि एक संतुलन बना करके यदि आप पढ़ाते हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं अपने प्रति न्याय कर रहा हूँ, अपने कार्य के प्रति न्याय कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप एक सफल शिक्षक बनेंगे। किसकी नज़र में? अपनी नज़र। हमको सफल शिक्षक बनना है किसकी नज़र में? अपनी नज़र। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी एक और प्रश्न इसमें था, जानवर के बच्चे और मनुष्य के बच्चे दोनों को सिखाने की समानता बताना है।
जानवर के बच्चे जैसे बंदर है, आप मोबाइल में देखेंगे बंदर को जो कहा जाता है वो लेके आ जाता है। बंदर को कहता है मदारी की नाच के दिखा, तो वो नाच के दिखाता है। जिस गाने में नाचने के लिए बोलता है वैसे ही नाचता है, और जब बोलता है तभी नाचता है, हमेशा नहीं नाचता है। और समय भी उसका तय रहता है कि इतने देर तक ही नाचना है। बंदर आखिर सीख जाता है तो, लेकिन बंदर क्या है? जानवर। कुत्ते को सिखाते हैं तो कुत्ता भी सीख जाता है कि उसको कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना है, कहाँ से मुड़ के आना है, किस सामान को लाना है और किस सामान को नहीं लाना है, ये सब सीख जाता है। कौन? कुत्ता। तोते भी सीख जाते हैं। तोते को भी हम सिखाते हैं तो तोता को जो बोलना सिखाएंगे वो सीख जाता है। एक बार एक आदमी जो है मेला गया था। कहाँ गया था? मेला। और मेले में जो है देखता है कि एक आदमी जो है तोता बेचने के लिए बैठा है, और तोता बेच रहा है। तो जो मेला गया वो आदमी पूछता है कि आप एक ही तोता बेचने के लिए आए थे कि आपके पास और बहुत सारे तोते थे जिसको आप बेचने आए? तो आदमी बताता है कि नहीं भाई साहब, मैं तो केवल एक ही तोता पाला हूँ, बहुत मुश्किल से इसको पाला हूँ और बहुत लाड प्यार से मैं इसको रखा, तो मैं इसी तोता को बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर में समस्या है और कोई तोता मैं लेके यहाँ नहीं आया था। तो खरीदार जो है वो बोलता है कि ये बताइए कि इस तोते का गुण क्या है? तो बोलता है, इसको यदि हम बोलते हैं बेटा एक पैर उठा, तो बोलता है जय श्री राम। बोले करा के दिखाइए। तो बोला एक पैर उठा तोता, तो बोला जय श्री राम। बोले ठीक। दूसरा पैर उठा बेटा, तो बोले जय राधे श्याम। अच्छा लगा आदमी को, जितना बताया उसका मूल्य उसको दे दिया और उसको लेके चले गए कहाँ? अपने घर। और घर ले जाकर के घर के सारे सदस्यों को बुलाया और बोला कि देखो कितना सुंदर तोता लाया हूँ, हमेशा भगवान का नाम लेता है। तो बोले कैसे नाम लेता है बताइए? तो बोले एक पैर उठा तोता, तो बोले जय श्री राम। बोले दूसरा पैर उठा बेटा, तो बोले जय राधे श्याम। अब बोलते बोलते बोल डाला दोनों पैर उठा बेटा, तो बोला गिर नहीं जाऊंगा साले, है ना? है ना? तो तोते भी समझदार होते हैं, ऐसा नहीं कि वो तुम बोल दिया दोनों पैरों उठा देगा। तो आखिर उसको सिखाया है किसी ने, तब वो सीखा है। तो आपको ये बताना है कि मानव के बच्चे और जानवर के बच्चे दोनों को सिखाने में समानता क्या हो सकती है? कैसे दोनों को हम सिखा सकते हैं? एक अर्थात हम क्या ऐसा करें कि दोनों बच्चे सीख सकें, तोते के बच्चे, बंदर के बच्चे भी और आदमी के बच्चे भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दिन बताया था, सोच के बताइए। बताइए दोनों को सिखाने की समानता क्या है? एक तरफ बंदर का बच्चा है और एक तरफ मनुष्य का बच्चा है, दोनों को हम सिखा रहे हैं। तो सिखाने वाले को क्या ऐसा करना है कि दोनों सीख जाएं? क्या करेंगे? कौन करेगा? हाँ, तो बंदर को नाचना सिखाना क्या करना पड़ेगा? खुद को नाचना पड़ेगा। यदि बच्चे को नाचना सिखाना क्या करना पड़ेगा? खुद को भी नाचना पड़ेगा। यदि हमको गाना सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद को गाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर कुछ गुणों को डालना पड़ेगा, और उन गुणों को डालने के लिए सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। किसको? किसको? शर्म को। किसको छोड़ना पड़ेगा? शर्म को। कई बार जब हम पढ़ाते रहते हैं तो क्लास में ही हमारे प्रिंसिपल आके बैठ जाते हैं, है ना? अब वो मॉनिटरिंग करते हैं और हम इधर हमारा हाथ कांप रहा है, सर देख रहे हैं क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे ऐसा।
तो हम अच्छे टीचर बन सकते हैं क्या? नहीं, तब हम अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये डर हमारे अंदर ना आए, ये झिझक ना आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस प्रकार का अभ्यास? क्या करेंगे? हाँ, बढ़ाना होगा। आई कांटेक्ट तो बढ़ाना तो बहुत सही है। हाँ, उसके लिए जरूरी है आई कांटेक्ट को हटाना। पहले क्या करना जरूरी है? हटाना। मंच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कार्यक्रम संचालन था उस दिन, थी क्या आप? नहीं थी क्या? तो मैंने कहा था कि जब हम मंच का संचालन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी से नज़र नहीं मिलाना चाहिए। जब हम किसी कार्यक्रम का संचालन करते हैं, किसी मंच में बोलते हैं, तो किसी से भी नज़र हमको नहीं मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है? हाँ, आदमी जो है एक ही व्यक्ति के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है, और तब क्या होता है? जितना वो सोच के आया रहता है वो सब कुछ भूल जाता। वैसे ही यदि हमारे क्लास में प्रिंसिपल बैठे हैं या कोई बाहर से आके बैठे हैं तो उनसे आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना? शुरू शुरू में जब आप क्लास में जाते हैं पहली बार, तो बच्चों से भी डायरेक्ट नज़र नहीं मिलाना। इसका कारण एक और है, दूसरा कारण, हर व्यक्ति के नज़र में पावर होता है। नज़र में क्या होता है? पावर। और वो पावर जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। नज़र का पावर जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कई बार कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई, है ना? और कहते हैं कि बाजू वाला जो है वो तो नहीं है, उसने उसको क्या कर दिया है? नज़र लगा दिया, ऐसा बोलते हैं, है ना? वास्तव में टोनही नामक कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में, उसको बनाया गया है। लेकिन हाँ, नज़र का पावर है कि कोई आदमी हमको ध्यान से देख दे तो हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाएं, और कोई आदमी हमको ध्यान से देख दे तो हो सकता है कि बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। ऐसा पावर किसके अंदर है? नज़र के अंदर। हर व्यक्ति के नज़र में पावर है, और सबका पावर अलग अलग है। तो किसी के पास निगेटिव पावर है, किसी के पास पॉजिटिव पावर है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास जो पावर है वो खुद ही नहीं जानता। सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो नज़र है उसमें कौन सा पावर है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 10, 20, 25 लोगों से रोज कहूँ कि आज सवेरे आना है और सबसे पहले मुझसे मिलना। क्या करना है? रोज सवेरे आना है, सबसे पहले मुझसे मिलना है। तो वो 10, 20, 25 लोग बता देंगे कि आपके अंदर निगेटिव पावर है कि आपके अंदर पॉजिटिव पावर है। ऐसे पावर को पहचान सकते हैं, पर कौन इतना प्रैक्टिकल करे? किसको 20 लोगों को हम खोजें कि हमारे बारे में बताओ कि हमारी नज़र में क्या पावर है ना? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे क्यों ना हो। हमको केवल अपने पुस्तक को देखना है, ब्लैक बोर्ड को देखना है, सामूहिक रूप से देखना है। ये हमारी शुरुआत होनी चाहिए क्लास की। फिर धीरे 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 जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, अपने आप बढ़ने लगेगा, तब हम क्या करेंगे? आई कांटेक्ट शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपनी नज़र उठाएंगे, और एक ऐसा समय भी आएगा कि प्रिंसिपल गौर से देखेगा कि मुझको देख भी रही है और डर भी नहीं रही है, शर्मा भी नहीं रही है, और बहुत अच्छा गाना भी गा रही है। वो कब होगा? जब अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मैं जो है बोलने के लायक बन गया हूँ या बन गई हूँ। ऐसा पावर अपने अंदर आ जाएगा तो आप लाखों लोगों के बीच में आप बोलेंगे, आपको कोई डर लगने वाला नहीं। पर इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी आपके क्लास से। जब आप पहली बार क्लास लेंगे, वहाँ से आप शुरुआत करेंगे और आप अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। दूसरा मूल मंत्र आपके लिए जरूरी ये है कि जब आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय आपको याद रखना है, जितने लोग बैठे हैं सब मूर्ख हैं। जो लोग बैठे सब विद्वान तो मैं ही, है ना? यदि ये नहीं आएगा
तो आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। यदि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो बच्चे क्या, उसके पालक भी आके बैठ जाएंगे, तब भी आप क्या करेंगे, उनको आसानी से पढ़ा लेंगे। ये कॉन्फिडेंस बहुत होना जरूरी है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ। कहाँ? केवल कक्षा में। कक्षा के बाहर नहीं जाके प्रिंसिपल को कहीं बता दिए कि मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान, तो गड़बड़ जाए, है ना। केवल उस कक्षा में जहाँ आप पढ़ा रहे हैं। कभी भी ऐसा होगा, मैंने कई बार देखा है, जब मैं वंदना पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था तो एक लड़की जो है पहली बार सिंगा में 94% लाई। वो ज्ञानोदय स्कूल में पढ़ती थी। अब हमारे संचालक महोदय ने कहा कि उपाध्याय सर टारगेट करना है। हम लोग ऐसे ही कर करके वंदना स्कूल को खड़ा किए। हर साल टारगेट करते थे दूसरे स्कूल को कि अब इस स्कूल को टारगेट करना है, तो वहाँ से हमको 20 बच्चे लाना है और 5 टीचर लाना है, ऐसा टारगेट होता था। और एक अच्छा मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आप टारगेट करो। केवल हमको बढ़ते रहना है, अतिरिक्त भी अगर सोचेंगे ना तो बढ़ना संभव नहीं है। कुछ पॉजिटिव के लिए कुछ नेगेटिव भी जरूरी है। तो हमको टारगेट दिया गया कि वहाँ एक लड़की है जो ज्ञानोदय स्कूल में पढ़ती है, 94% लाई है, उसको हमारे स्कूल में लाना। तो मैं और भोसले सर, हमारे प्रिंसिपल थे पुष्कर भोसले सर, हम दोनों उनके घर गए, बच्ची से बात किए कि बेटा 10th में तेरा 94 आया है, हमारा दावा है कि 12th में तुम्हारा नंबर घटने वाला नहीं, बढ़ेगा इसकी गारंटी नहीं पर घटेगा नहीं, तुम हमारे साथ पढ़ो हमारे स्कूल में। तो बहुत मुश्किल से उस लड़की को मनाए थे। अब वो भी क्या बोली थी, कभी कभी बच्चों का जो वो रहता है आत्मविश्वास, वो अति आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो लड़की बोलती है कि मैं 4 दिन आपके यहाँ पढ़ के देखूंगी, अच्छा लगेगा तो मैं आपके यहाँ पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी। तो 4 दिन उसको पढ़ाने के लिए हम लोग रोज पढ़ के आते थे, केवल उसी लड़की के लिए, है ना, कि भाई इसको अच्छा पढ़ाए ताकि हमारा एक बच्चा को जो टारगेट सर के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग पूरा कर सके। तो हम लोग 2-2 घंटा पढ़ाते थे, 1 घंटा पढ़ाने के लिए, कि कोई बच्ची वो क्वेश्चन पूछेगी तो हमको जवाब दे सके। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था कि हमारे पढ़ने के बाद भी वो ऐसा क्वेश्चन लेके आती थी जिसमें हम फंस जाते थे, तो उसको बोलते थे बेटा कल बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, अपना टारगेट तय करना है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे आएंगे जिसका जवाब देना हमारे पास संभव नहीं होगा, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हमारे पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वही आपका असली परीक्षा का समय है। यदि आप 2 स्थिति बनती है वहाँ पर, अधिकतर शिक्षक के साथ देखा गया है ऐसे बच्चे को डोमिनेट कर दिया जाता है, रास्ता मोड़ दिया जाता है। कहाँ ये वाला प्रश्न पढ़े तुम, संधि नहीं, आज समास पढ़ेंगे। यदि बच्ची बोल रही कि आज संधि पढ़ाइए सर, नहीं अब मैं पढ़ के नहीं आया हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं आज समास पढ़ते हैं। नहीं, हमको उसके लिए भी तैयार रहना। और यदि तैयार नहीं है तो हमको बच्चे के सामने सरेंडर करते समय भी हाव भाव में दिखाना नहीं है कि हम आपके सामने हार गए। यदि आपने बच्चे को एक बार दिखा दिया कि हाँ तुम मेरे ज़्यादा जानते हो, तो समझ लो कि वहाँ पिक्चर खत्म है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। पहली बार मैं पढ़ाने गया था भिलाई 3 कॉलेज, और तब मैं केवल MA किया था, कहीं पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो भिलाई 3 कॉलेज में गया तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ, सब लिखा पढ़ी किए। लिखा पढ़ी करने के बाद मैं प्रिंसिपल को बोला, सर मैं तो आज ही से पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप बताइए कि मुझको कौन कौन से क्लास को पढ़ाना है। तो सर बोले किसको पढ़ाओ, कौन यहाँ पढ़ने आता, आप क्या सोच के आए थे। मैं बोला सर मैं तो पढ़ाने का सोच के आया। कौन यहाँ पढ़ने आता है, कौन यहाँ पढ़ाने आता है, घर जाओ आपका दस्तखत हो गया, ऐसा भेज दिए। बताइए, ऐसे कॉलेज में पढ़ाने गया था पहली बार, जहाँ मैं बहुत सोच के पढ़ के गया था कि आज मेरे पढ़ाने जाना। पहला एक्सपीरियंस, पहला दिन मेरे जीवन का जब मैं कॉलेज में पढ़ाने गया, और ये पहला एक्सपीरियंस था। कौन यहाँ पढ़ने आया, किसको पढ़ाओ। लेकिन धीरे धीरे ऐसा माहौल बना कि वहाँ पर फाउंडेशन की क्लास मैंने शुरू की हिंदी भाषा की, और धीरे धीरे लोग आते गए बच्चे, और क्लास बढ़ती गई, और उस क्लास को मैंने पढ़ाया। लेकिन प्रिंसिपल ही नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाऊँ।
वो केवल खाना पूर्ति करके छुट्टी कर देना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो बच्चे थे बहुत बड़े बच्चे थे, तो ऐसे बच्चों को जो हमारे समकक्ष हैं, हमारे उम्र में बराबर है, ऐसे बच्चों को भी हमको क्या करना है, कभी कभी पढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा के रखना पड़ेगा और दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी। यही एक रास्ता। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपको ये नहीं मानना है कि ये आपका मंजिल है। गीता पब्लिक स्कूल जो है आपके जीवन की पहली सीढ़ी है, जिसको हमेशा याद रखना। पर आपको मंजिल कहीं दूर जाना है, कहाँ तक जाना है आपको खुद को तय करना, और उसके लिए ज़रूरी है परिश्रम। केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए ABCD पढ़ के आप अपने को पढ़ा हुआ मत समझिए, क्योंकि बच्चा जिसको पढ़ाता है वो वैसे ही बन जाता है। बहुत दिक्कत यहीं पे है। हमारी जो सोच है वो उसके हिसाब से विकसित होती है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। यदि हमको पहली दूसरी पढ़ाना आता है, मतलब बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो हर कोई मानता है। और यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलता है किसको, प्राइमरी के टीचर को, और वहाँ पे घटते हुए क्रम में मिलता है। प्राइमरी को अधिक, मिडिल को कम, हायर सेकेंडरी को उससे कम, ऐसा मिलता है विकसित देशों में। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ प्राइमरी वाले को सबसे कम मिलता है, फिर मिडिल को मिलता है, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, ऐसा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करते हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी वाले। यहाँ तक ठीक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में आपको बच्चा नहीं बन जाना है। ये बहुत मूल मंत्र है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्राइमरी के शिक्षकों को देखा है, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है। तो जो सोच का स्तर है वो बदल जाता है, क्योंकि हम जिसके बीच रहते हैं हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। जितना ज़्यादा समय जिसके साथ बिताते हैं हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। रहीम कबीर ने लिखा है, जैसी संगति बैठिए सो फल तैसो दीन। जैसी संगति में आप दिन भर बैठेंगे आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। तो दिन भर आप किसके साथ बैठ रहे हैं, बच्चे के साथ, तो घर में भी जाके क्या करेंगे, बच्चे रहेंगे, तब गड़बड़ होगा, तब हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। यहाँ दोनों विकास करना है ना आपको, एक तो बच्चे का भी विकास करना है और दूसरा क्या है, स्वयं का विकास भी करना। तो स्वयं के लिए अलग से पढ़ना है और बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग से पढ़ना। केवल बच्चों को पढ़ाने में पूरा समय निकाल देंगे तो फिर आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये भी हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन महिलाओं के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि 50% आरक्षण है। उम्र है 45 साल। गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने का महिलाओं का उम्र कितना है, 45 साल। पुरुषों का कितना है, 35 साल, है ना, 35। वो कभी कभी बढ़ा देते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग ना, कभी उसको बढ़ा के 40 कर देते हैं, कभी घटा के 35 कर देते हैं। तो पुरुषों के लिए है 35 से 40 साल, महिलाओं के लिए है 45 साल। मतलब बहुत लंबा समय आपके पास है। लेकिन 40 साल के आते आते आदमी थक जाता है पढ़ पढ़ के, और उसके बाद 40 साल का जब हो जाता है तब वो 20 से 25 साल वाले के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता। इसलिए अभी समय है, इस समय का जितना उपयोग करेंगे आप उतना आगे जा सकते हैं। चलिए, अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और ये सोच के बताइए कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय आपको कोई समस्या आई है, उस समस्या से आपको कैसे निपटना है। ऐसा कोई सिचुएशन आपके मन में बन रहा है, बताइए। ऐसा कोई प्रश्न? हाँ, से बात करते हैं, हाँ, तो उनके साथ बॉन्डिंग कैसे रखना चाहिए, बात कैसे करना चाहिए? हाँ, जब हम प्राचार्य के साथ बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, सारे टीचर्स में ऐसे वो रहते हैं कि बात करने में थोड़ा सा हम कैसे बात करें। तो उत्तर भी हम ही लोगों से देते हैं। आप बताइए मैंने क्या करना चाहिए।
प्राचार्य के साथ बात कर रहे हैं और बात करते समय हमारे मन में हिचकिचाहट होती है या कभी कभी लगता है कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मन में लगता है, तो क्या करना चाहिए आप बताइए। पहले तो शिष्टाचार की बात करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अगर वो सच में बात हो तो बोलना चाहिए। आप बताइए। शुरू में तो रहता है कि बार जैसे हो जाता है प्रैक्टिस, उसके बाद कॉन्फिडेंस बनता है। आप बताइए। सबसे पहले तो हमें बात सुननी चाहिए कि क्या बोलनी चाहिए, उसके बाद नॉर्मल समझनी चाहिए। अभी आपको भी नॉर्मल लगना और जो प्रिंसिपल है उनको भी नॉर्मल लगना कि हाँ ये हमें कुछ ज्ञान की बातें ले रहे हैं, हमें ध्यान से सुनना है और उनको जवाब देना। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। रखना चाहिए। रखेंगे कब? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्कूल आते हैं तो स्कूल आते समय घर की सारी बातों को भूल जाना चाहिए, है ना। कारण क्या है, आदमी के दिमाग में एक ऐसा पिक्चर डला हुआ है कि वो जो सोचता है वही सुनता है। मैं 3 दिन से सुना रहा हूँ, सबको सुना रहा हूँ, पर सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। मैंने एक दिन बताया था 3 कारण अम्बेडकर के अनुसार, उन कारणों से सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। तो सब कैसे सुन रहे हैं? अपने अपने ढंग से, है ना। तो सबके सुनने की क्या है, अपनी अपनी प्रकृति है, तरीका है। तो जैसा सुनते हैं वैसा अंदर डालते भी है। तो हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उससे निर्मित होती है। कई बार मैं अपनी मिसेस को बोलता हूँ कि सवेरे मुझको याद दिलाना कि 11 बजे मुझको गीता पब्लिक स्कूल जाना है। तो सवेरे उठते ही बोलती है वो दूध वाला नहीं आया है जी, कल भी नहीं आया था। अच्छा ठीक है, उसको देखता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ ज़रा। फिर उसके बाद आप वो थोड़ा से गैस सिलेंडर को थोड़ा पता करवा के आ जाते, वो लफड़ा हो गया है। ऐसा करते करते 11 बज जाता है ना। और इस दरमियान कुछ काम जो है वो छूट जाता। और कई बार जब मैं उसको पूछता हूँ बीच बीच में, जानबूझ के पूछता हूँ कि मैं कुछ रात को बोला था शायद कि मुझको कुछ याद दिलाना है, तो बोलती हाँ गैस सिलेंडर के बारे में आप बोले थे। किसके बारे में बोले थे? गैस सिलेंडर। मैं बोलता था नहीं और कुछ बोला था, मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ कल आप सब्जी नहीं लाए थे ना, तो सब्जी कल लाऊंगा, ऐसा मेरे को याद दिलाना बोले। पर उनको गीता पब्लिक स्कूल जाना है ऐसा याद नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि उनके दिमाग में पूरा घर गृहस्थी चलते रहता है ना। आज सवेरे ही 9 बजे मेरे बेटे को यही भेजना था पढ़ने के लिए। तो कल रात को मैं बिलासपुर से आया तो मैं बोला बेटा सवेरे जल्दी उठना, 9 बजे तक स्कूल जाना है। मैं सोच रहा था पापा कल नहीं परसों जाऊंगा स्कूल। मैं बोला अच्छा तू डिसाइड करेगा कि कब स्कूल जाना है, माता पिता और टीचर डिसाइड नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है ना, परसों चले जाऊंगा क्या होगा, परसों से सब लोग जाएंगे। मैं खूब डांटा उसको। अब बोल दिया, मैं एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, तो कल सवेरे 9 बजे स्कूल जाना है मतलब जाना है। अब आज 8 बजे पौने 9 बजे तक वो नहा वहा के पूरा तैयार हो गया। अब उसका बोल रहा है कि पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है जाओ थोड़ा छोड़ के आ जाओ। मैं बोला 9वीं पढ़ रहा है बेटा, अब तुम छोड़ने के लिए बोल रही है? नहीं पहली बार जाएगा ना उस स्कूल में, कुछ जानता नहीं है, किसी पहचानता नहीं है। मैं बोला जरूर तुम्हारे पापा ना तुमको हर क्लास में छोड़ने जाते रहे होंगे, तब ले लेके यहाँ तक पढ़े हो। आप फिर मेरे में आ गए। ऐसा कर कुरा के बहुत सारी बात हुई। मैं अंत में बेटा बोला चाबी ले गाड़ी का और गाड़ी में जा बाइक में। तो बोलता नहीं मैं साइकिल में चले जाऊँगा। ये कॉन्फिडेंस क्यों आया बच्चे के अंदर? क्योंकि मैंने लगातार उसको नकारा है कि ये मेरा काम नहीं। मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि जब आप
एक काम करने जा रहे हैं और बोझ दूसरे काम का है, तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है क्या कि जब हम स्कूल आए तो केवल स्कूल के बारे में सोचें। मेरे यहाँ बहुत सारी मैडम हैं मेरे स्कूल में, जैसे ही आती तैयार होना चालू हो जाती है और सब मैडम तैयार होती एक एक करके। तो मैं बोलता हूँ मेरी भी कंघी करने दो। नहीं सर आप भी पाउडर वाउडर लगा लो, ऐसा बोलते हैं। तो कंघी बस करूँगा मेरा हो जाएगा। तो फिर वो सब लोग बढ़िया तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आते हैं तो कैसे आते हैं, स्कार्फ लगा के आते हैं। जाते हैं कैसे जाते हैं, स्कार्फ लगा के जाते हैं। तैयार किसके लिए होते हैं? खुद को देखना नहीं है उनको, इसके लिए तैयार होते हैं, अच्छा लगेगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, है ना। तैयार होने का कारण क्या है, जब वो अपने आप को देखते हैं कि हाँ हम ठीक ठाक हैं, तो उनको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस अब आया है। ऐसे ही आपको दर्पण देख के आना है कि अब मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, और उसके बाद अब बात करेंगी तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद तो तैयार होने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। तो आपको दो चीज़ से तैयार होकर आना है मैडम, फिर आप प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात कर सकेंगी, हिचक नहीं आएगा। तो एक स्वयं को पूरी तरह देख लीजिए कि हाँ मतलब तैयार होने मतलब ऐसे लिपस्टिक लगा तैयार नहीं हो रहा हो, कि मैं तैयार हूँ। अपने आप को देख लीजिए और मानसिक रूप से भी देख लीजिए कि मैं तैयार हूँ। फिर ये जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। दूसरा एक और उदाहरण बताऊंगा तो आपको पूरा डर खत्म हो जाएगा। बोरला कॉलेज में पढ़ाता था और उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे पाठक सर। वो सर जो है एक डायलॉग बोलते थे, बहुत बढ़िया लगा मुझको। बोले दिनेश तू किसी से मत डरा कर। मैं बोला सर डर लग जाता है कहीं कहीं जाओ तो बोले नहीं डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोला क्यों, मेरे साथ चलना। तो वो बाकायदा शराब पीते थे और शराब पी के सीधा कलेक्टर के ऑफिस में, कहाँ जाते थे, कलेक्टर के ऑफिस में, और मेरे भी लेके जाते थे। मेरे डर लगता था कि पिए हुए आदमी कैसे लेके आए हो, ऐसा कहीं मेरे को मत डांट दे, मेरे डर लगता था। और उसके बाद चपरासी को पर्ची देते थे, ऊपर लिखा था प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बोरला, ऐसा पर्ची देते थे किसको, चपरासी को। और चपरासी लेके जाता था अंदर। अब कलेक्टर देखेगा कॉलेज का प्रिंसिपल आया है तो बुला लो, चलो, अच्छा उठते चलो, और जाके हाँ सर जी, हाँ सर जी, ऐसा बात करते थे। और कलेक्टर भी कुछ नहीं बोलता था, जो बात होती थी पूरा आई कांटेक्ट से बात होती थी। और उसके बाद चलिए, और जैसे ही बाहर निकलते थे बोलते थे कि कोई शेर है जो मेरे खा जाएगा। ये जो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई शेर है जो मेरे को खा जाए, ये उनका डायलॉग था। किसी भी मीटिंग में, सीओ के मीटिंग में जाते थे तो लोअर और टी शर्ट पहन के चले जाते थे, और इधर ड्रिंक भी किए, चल दिनेश, तो मेरे डर लगता था। एक प्रेरक भर्ती परीक्षा हुई थी उस समय सन 2011 में, तो बोले कि प्रेरक भर्ती परीक्षा के यही जो है केंद्राध्यक्ष रहेंगे, बोले मेरे को। तो सीओ बोला, जिला पंचायत का सीओ, कि आप प्रिंसिपल हैं तो ये कैसे केंद्राध्यक्ष रहेंगे। तो बोले मेरे देख रहे हो ना मेरी हालत क्या है, डायरेक्ट ऐसी बोले, देख रहे हो मेरी हालत क्या है, लोअर टी शर्ट में गए तो पिए हुए थे। तुरंत सीओ बोल दिया हाँ इनको बनाए थे केंद्र, और बाहर आके बोले कि कोई शेर है कि मेरा खा जाएगा। ये जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है कि आदमी केवल आदमी है, और आदमी से डर गए तो दुनिया में सबसे डर गए। ये डर अंदर आना ही नहीं चाहिए कि ये आदमी है और मैं भी आदमी। हाँ वही बात है, एकदम नॉर्मल नहीं समझ लेना क्योंकि प्रिंसिपल है ना। ठीक कह रही है, आपको कहना सही है, ऐसे ही कह रही है। नॉर्मल रहना ठीक है, अति गड़बड़ है, चाहे वो विश्वास में हो चाहे नॉर्मल में हो। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ मैम, हमारे क्लास में 3 कैटेगरी, ये इसको बंद करेगा हमने। हाँ हमारे क्लास में, इस क्लास को हम ले रहे हैं जी,
तीन कैटेगरी के स्टूडेंट मिलेंगे, जी हाई, मिडिल एंड लो प्राइमरी। कैटेगरी। तो लो कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, उसको लो मत, बिल्कुल ध्यान दीजिए, लो मत बोलिए। रहते हैं ना सर, क्लास में रहते हैं ऐसे, लो ऐसे रहते हैं। अच्छा, बच्चे बोल रही हैं? हाँ, बच्चे के बारे में। उसको तो, ठीक ठीक, हाँ चलिए। तो लोग ऐसे रहते हैं ना, वो स्टूडेंट स्कूल आते हैं या पेरेंट्स ध्यान देते हैं ना, उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। सर बोलते हैं उनको फोकस करिए, बच्चा करना ही नहीं चाहता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, फेल हो रहा है, तब क्या करें? देखिए, अभी तो नया नियम आया है जिसके तहत 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है ना। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है मैडम, और ये प्रश्न जो है हम लोग अक्सर करते हैं जब हम लोग की मीटिंग होती है, और आप जो फेस करोगे उससे बहुत मतलब निम्न स्तर का फेस हम लोग हर साल करते हैं, है ना। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मेरे पास जो 9वीं में बच्चे आते हैं, वो कॉपी लेके आते हैं और बोलते हैं सर मेरा नाम लिख दो। मतलब बच्चे को नाम लिखना भी नहीं आता। दूसरा, मैं किसी बच्चे को ऐसे, सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, बढ़िया, सबसे पहला काम यही रहता है मेरे क्लास में, जब मैं 9th में जाता हूँ, नए बच्चे आते हैं तो ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूँ कलम, और प्रत्येक बच्चे से पढ़ाता हूँ। तो सुनते सुनते सब पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे का चेहरा दिख जाता है कि ये बच्चा थोड़ा डाउन लग रहा है, तो उसको कमल कर देता हूँ मिटा के। तो कलम 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 कलम, तो वो भी कलम ही बोलता है। मैं बोलता हूँ ठीक से देख के पढ़ क्या लिखा है, और आखिरी तक नहीं पढ़ पाता। ऐसे बच्चे आते हैं किसमें, 9th में। अब उनका अंतिम और पहला रास्ता यही मैडम कि जो सबसे निम्न स्तर के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनके पालक से हम मिलें, और वो भी घर जाके, और उनको डायरेक्ट बता दें। मैं तो पहले ही दिन उस बच्चे को बता देता हूँ कि तुम बेटा मेरे स्कूल में तो कम से कम पास नहीं हो पाओगे, बाकी दुनिया किसी भी स्कूल में हो सकता है कि तुम 9वीं 10वीं चले जाओ, पर इस स्कूल में कोई अप्रोच, कोई काम नहीं करना है। हर साल आप यकीन नहीं करोगे, सरपंच का, किसी जनप्रतिनिधि का फोन आता है कि फलाने बच्चे को सर 9वीं में पास कर दीजिए। सर पर पेरेंट्स भी, कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि हम तो पैसे देते हैं, आप लोग पढ़ाइए ना मैम, ऐसे जवाब मिलता है, तो क्या करेंगे? नहीं, प्राइमरी स्तर पर यदि प्राइमरी के बच्चे हैं तब तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। बस पेरेंट्स को ये बोलना पड़ेगा कि हमको मारने की छूट दीजिए। यदि प्राइमरी के बच्चे हैं और यदि उनके पालक मारने की छूट दे देते हैं तो आप उनको मार के भी पढ़ाइए, यदि वो बच्चा नहीं मान रहा है। अब वो बच्चा कहीं मिडिल में आ गया है, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहा है और उसको आ ही नहीं रहा है कुछ लिखना, तो हम केवल बोल सकते हैं, उसका कोई उत्तर नहीं है। यदि प्रिंसिपल भी कहते हैं कि इनके ऊपर ध्यान दीजिए, तो भाई ध्यान तो हम उतना ही दे पाएंगे ना जितना जरूरी है, हमारा जो स्तर है। हम तो अक्सर कहते हैं, अभी हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ चल रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में। बालोद में लगभग 18-19 प्रिंसिपल को जो है उनका वेतन रोक दिया गया है, और कुछ लोगों को निलंबित कर दिया गया है। कारण क्या है कि 10वीं और 12वीं का जो उसका रिजल्ट है 50% से कम आया है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो अधिकारी हमको निलंबित कर रहा है, एक बच्चा को गोद ले ले, सबको नहीं, एक बच्चा को गोद ले ले, उसका खर्चा मैं उठा दूंगा, आप अपने घर में रख लो, 20,000 40,000 जितना लगेगा मैं दूंगा, आप पढ़ा के दिखा दो एक बच्चे को। तो जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उसका कोई इलाज नहीं है। पर डॉक्टर क्या करता है, अपने तरफ से कोशिश करता है। अब मरीज जिंदा रहे कि मर जाए, ये उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा ये कहना है कि कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जो नहीं पढ़ना चाहता उसको किसी भी प्रकार से पढ़ाया जा सके। इसका एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ। मेरा ही बच्चा है, 10वीं में 85% लाया था, और 12वीं में जब वो पढ़ने नहीं बैठा था, मोबाइल देखता था, तो मैं उससे पूछता था बेटा तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो उसका जवाब क्या था सुनिए, पढ़ के क्या मिलेगा। अब इसको मैं क्या जवाब दूँ बताइए, उस बच्चे के लिए मेरे पास क्या जवाब, जो बच्चा अपने दिमाग में ही रख लिया है कि पढ़ के क्या मिलेगा। तो मैं उसको पूछता था कि आखिर ये शब्द बोला कौन है, कोई नहीं बोला है बोलता। उनके टीचर भी बोल बोल के थक गए। 11वीं तक बहुत अच्छा था, 12वीं में आने के बाद उसका यही एक ही जवाब था, पढ़ के क्या मिलेगा। तो मैं उसको 1 घंटे तक समझाता था, बेटा पढ़ के ये मिलेगा, पढ़ के ये मिलेगा, लेकिन हाँ हाँ सुन लेता था। फिर दूसरे दिन वही क्वेश्चन कि पढ़ के क्या मिलेगा। अंत में मैंने तय किया कि तुमको तो कुछ नहीं मिलेगा,
बाकी को मिल जाएगा पर तुमको पढ़ के कुछ मिलने वाला नहीं। हालांकि कोशिश जरूरी है। मेरे हिसाब से संगति कारण है लगता है मेरे को, जहाँ तक, क्योंकि उनके स्कूल के टीचर अभी बता रहे थे कि 11वीं तक बहुत अच्छा था, 12वीं में परिवर्तन आया। लेकिन उनके प्रिंसिपल बता रहे थे मेरे को कारण क्या है करके, 15 में पढ़ा था तो देवांगन सर ने बताया कि इसका असली कारण इसका ट्यूशन जाना था। और जब मैं ट्यूशन भेजा तो सर ने मना भी किए, सर ट्यूशन मत भेजो, लेकिन वो कारण नहीं बताया जो कारण उनको उसी समय बताना था। वो मेरे को बोले कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर यकीन है कि नहीं है? मैं बोला है। तो आप क्यों ट्यूशन भेज रहे हो? ये उनका प्रश्न था। तो मैं बच्चे को यही बात बोला कि भाई सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ के निकले हैं, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है उनके साथ? तो बोलता है नहीं वहाँ भी पढ़ूंगा और वहाँ भी पढ़ूंगा। मैं सोचा 12वीं है, रिस्क क्यों लूँ? भविष्य में बच्चा बोलेगा कि आपने ट्यूशन नहीं पढ़ाया इसलिए रिजल्ट खराब हो गया। तो बच्चा मेरे ऊपर ब्लेम ना करे इसलिए मैंने क्या किया, उसको ट्यूशन भेज दिया। अभी जब मैं मार्कशीट लेने गया तो फिर सर बोले कि बच्चे का मुख्य कारण जो है ट्यूशन जाना है। मैं बोला ट्यूशन जाना क्यों है, उसको अब समझाइए। तो बताया कि ट्यूशन जब जाते हैं बच्चे तो उनका ग्रुप बन जाता है 8-10 बच्चों का, और जो 8-10 बच्चे हैं ना, फिर ग्रुप बनने के बाद जो मुख्य टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको वो लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है, वहाँ जो प्रश्न मन में आएगा पूछ लेंगे, तो इनको हमको ध्यान देना नहीं। और वहाँ क्या होता है ट्यूशन में, जो ट्यूशन पढ़ाने वाला है, पहले तो क्या होता था, ट्यूशन पढ़ाने वाला अपना रिजल्ट दिखाना चाहता था कि हाँ देखो ये मेरा रिजल्ट। अब ट्यूशन पढ़ाने वाला क्या करता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि बच्चे और उसके बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, बच्चा उनको कितना मान रहा है। और इस चक्कर में वो इतना अपने स्तर को नीचे ला लेता है कि पढ़ाता तो ईमानदारी से है पर बच्चों से एकदम घुल मिल जाता है दोस्त जैसे। तो पढ़ाने के अलावा दूसरी बातें भी उनसे होने लग जाती। तो एक तरह से ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है। और वो दोस्त और उनके ग्रुप के दोस्त सब मिलके केवल पिकनिक का प्लानिंग करते थे और फिर पढ़ाई जो है साइड में हो जाती है। ये सब सारी कहानी जो है बाद में समझ में आई। लेकिन डर ये भी था कि ब्लेम ना लगे कि बच्चा ये बोले कि आपको मैं बार बार बोल रहा ट्यूशन पढ़ा दो, तो आप पैसा बचाने के लिए नहीं पढ़ाए। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा है मैडम कि आप उनके लिए 2-3 उपाय है। प्रेम से पढ़ा के देखिए, डांट के पढ़ा के देखिए, मार के पढ़ा के देखिए, और अंतिम उपाय उनके पालक को बोल के देखिए। यदि ये 4 उपाय में बच्चा रास्ते में आ गया है तो ठीक है। और सबसे बड़ी बीमारी तो आजकल यही है कि हर पालक जो है बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, है ना। और मोबाइल जहाँ मिल जाता है तो सारा ज्ञान बच्चे को बिना पढ़े बिना टीचर के मिल जाता है। तो ना वो टीचर को कुछ समझता है ना पालक को कुछ समझता है, फिर सारा ज्ञान वही मिलता है। तो पालक को एक चीज़ जरूर बोल सकते हैं ताकि हमारे ऊपर ब्लेम मत आए, आप अपने बच्चे को जितने समय तक मोबाइल से दूर रखोगे आपका बच्चा उतना ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। ये बोलना बहुत जरूरी। अब बच्चा रिजल्ट खराब लाता है तो आप पालक को पूछ सकते हैं कि आपका बच्चा कितने घंटे मोबाइल देखता था, तो उससे पता चल जाएगा। आप फिर अपने प्रिंसिपल को भी जवाब दे सकते हैं कि बच्चा तो दिन भर मोबाइल देख रहा था, उनके पालक से पूछ लीजिए। और पालक को भी जवाब दे सकते हैं कि आपका बच्चा तो मोबाइल देखने में समय बिता रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। तो मोबाइल से दूर करना बहुत जरूरी है बच्चों को, तभी पढ़ पाएंगे। ठीक है मैडम, और आप बताइए। मोबाइल बहुत जरूरी है। मोबाइल से दूर जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक वो बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले सकता। सर मोबाइल से भी करने इसमें मोबाइल से भी वो तब नहीं, तब ठीक है जब आपकी उम्र में बच्चा, छोटे बच्चों को 12th तक मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। वो तो सरकार बहुत गलत कॉन्सेप्ट लाई है कि मोबाइल से पढ़ाई अच्छी होती है। जब देखिए 18 साल बनाया गया है उम्र, क्या चीज के लिए, समझदारी के लिए। बाल मनोविज्ञान पढ़ते थे हम लोग। 18 साल के बाद ही दिमाग सही दिशा में काम करता है, उसके पहले कल्पना लोक में घूमते रहते हैं। जब तक 12वीं से बच्चा बाहर नहीं निकल जाता है, जब तक वो रोजगार के लिए इधर उधर भटकता नहीं है, तब तक उसको वास्तविकता का पता चलता नहीं। और मेरे हिसाब से उम्र है वैसे ही मोबाइल चलाने के लिए
अगला साल होना चाहिए, तब हो सकता है कि अच्छा हो। अब इनमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी के भी हैं, चौथी के भी हैं, 10वीं के भी हैं, जो मोबाइल में केवल पढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि मोबाइल से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो इसका परसेंट है वो केवल 10% है, लेकिन 90% बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल रील देख रहे हैं। वो अलग दुनिया में है, वो कल्पना की दुनिया में है, और वो अपने भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। तो छोटा मोटा नहीं सोच रहे हैं, वो बहुत बड़ा सोचने लिए उनको आपके स्तर से। कारण क्या है? अब टीवी में धारावाहिक देखोगे तो किसी गरीब नहीं दिखाया जाए। किसी भी धारावाहिक को देख लो आप, कोई गरीब नहीं रहेगा, और गरीब भी रहेगा तो आप देखना कि उसके घर में पंखा, टीवी, कूलर सब लगा हुआ है। ऐसे गरीब दिखाते हैं, है ना। पुराने जमाने की पिक्चर में गरीब को गरीब दिखाते थे, अब तो गरीब भी ऐसे रहते हैं कि अमीर जैसे दिखते हैं। हाँ, कपड़े रोज, हर रोज कपड़े बदल रहे हैं, है ना। हाँ, कच्ची नहीं रहती मकान। तो ऐसा सा अभी एक पिक्चर आया था कुछ दिन पहले, मेरे बच्चे लगाए थे टीवी में, उसको देख रहा था। वो ऐतिहासिक घटना पर आधारित था वो। तो उसमें जो हीरोइन थी, दक्षिण भारतीय फिल्म है, उसमें हीरोइन थी, वो एक बैग लेके जो है दक्षिण भारत के किसी मंदिर जा रही थी, और वहाँ के एक शिलालेख मिला था उसको, ताम्रपत्र। वो ताम्रपत्र को वहाँ के पुजारी को सौंपने जा रही। अब पिक्चर बनाने वाला कैसा रहता है देखिए, छोटा सा बैग है उसका, पिट्ठू वाले से लटका के रखी, और हर 10 सेकेंड में उसका ड्रेस बदल रहा है। तो मैं अपने बेटे को पूछा, बेटा ये ड्रेस कैसे बदल जाता है इसका? बैग रखा है ना पापा पीछे, देखिए बच्चे का वो सोच देखिए और हमारा सोच देखिए। बोला आपको नहीं दिख रहा है, पीछे में बैग रखी है। मैं बोला बेटा ये 10 दिन तक यात्रा की, हर 10 सेकेंड में नया ड्रेस, इतना पिट्ठू बैग में आ गया। तो ऐसी फिल्म बनती है कि सब कल्पना लोग की फिल्में होती। कल मैं एक फिल्म देखा, बिलासपुर गया था, तो भारत भाग्य विधाता फिल्म देखने गया। तो मैं पूछा टिकट काउंटर में कौन सी फिल्म अच्छी लगी, तो बोली भारत भाग्य विधाता अच्छी पिक्चर है सर, देशभक्ति पर आधारित। मैं चल देख लेते हैं। मेरी मिसेज भी थी, मैं बोला देखोगे? तो बोले हाँ देख लेंगे। मैं पूछा किसके ऊपर बेस्ड है पिक्चर, तो बोली 2008 मुंबई हमला के ऊपर बेस्ड है। मैं खुश हो गया क्योंकि उसको मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है वो सारे घटनाओं को। तो मेरे को लगा कि कुछ अच्छा दिखाएंगे, पर पूरी पिक्चर जो है अच्छी तो थी। अच्छी इसलिए थी कि पहली बार ऐसी कोई फिल्म बनी है जिसको नर्स को केंद्र में रखा गया है। सिस्टर जो होती है नर्स। हेलो, खुश रहिए भाई। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आप कि नहीं? आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हेलो,